सरकारी स्कूल नहीं ठीक हो सकते। हमें लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहिए। लोगों के हाथ में पैसा दे दीजिए, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे। सरकारी स्कूल ठीक करने की क्या ज़रूरत है। प्रैक्टिकल रूप हम लोग ये करते हैं कि 11th और 12th में हर बच्चे को 2000 रुपये का सीड कैपिटल दे दिया जाता है। अब जैसे रिजल्ट हमारा जब आता है तो हम तो पूरा एकदम ढोल मजीरा लेकर के बजा कर बताते हैं कि जी हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से आगे रहे। जो पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं उनका खुद का एक्सपीरियंस या खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड इस प्रकार से नहीं होता कि वो बहुत एक्टिवली स्कूल के अफेयर में या कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके। आप इमेजिन कर सकते हो कि 15-16 साल के लड़के को अपने फादर की ज़रूरत कब पड़ती है। 5वीं और 8वीं में अगर आप चाहो तो परीक्षा लेकर के जो बच्चा आगे जाने के योग्य नहीं हुआ है तब तक कि उसको आप रोक सकते हो। एजुकेशन में मुझे लगता है कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं और जो चीज़ दे रहे हैं उनमें सब में सामंजस्य होना चाहिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो मैं सबसे पहले तो जय हिंद पीपल्स मूवमेंट और ख़ास तौर से डॉक्टर तांबे सत्यजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे आज आपके साथ एजुकेशन में जो छोटा सा काम मैंने पिछले कुछ सालों में किया है उसको आपके साथ में शेयर करूँ। मुझे इस योग्य समझा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि इस सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकूं। आपके भी कुछ सवाल होंगे आई एम श्योर, उसको भी ले सकें और थोड़ी चर्चा कर सकें इस पर। बिकॉज अब एजुकेशन उस दौर में पहुंच गया है जहां पे हमें बहुत सारी चीज़ों की परिभाषाएं और मानक नए सिरे से तय करने होंगे। हमने जो पिछली शताब्दी में किया या जो पिछले 10, 20, 15 सालों में अचीव किया वो अपना एक सक्सेस रहा है। बट अब हमें नए सिरे से भी देखना है कि आगे आने वाली दुनिया, आगे आने वाला वक्त किस तरफ जा रहा है। और जो बच्चा आज स्कूल में है या जो बच्चा कल स्कूल में आएगा उसे क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, कैसी मिलनी चाहिए, ताकि वो इस लगातार परिवर्तित हो रही दुनिया के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। ये चैलेंज है। और कोविड के दौरान में हमने ये पाया भी कि बहुत सारे जो लिमिटेशंस सामने उजागर होकर के आए और उन सबको भी ओवरकम करके बड़ी नई नई चीज़ें भी उस दौरान में ट्राई की गई। तो एक संभावनाएं भी जन्म लेती है कि और आगे क्या किया जा सकता है। स्कूल सिर्फ एक चार दीवारी नहीं है, स्कूल सिर्फ कुछ क्लासरूम्स का समूह नहीं है, स्कूल सिर्फ एक ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे कि टीचर, किताबें और बच्चे ये मिल कर के कुछ चीज़ें कर लें। ये उससे भी बड़ी चीज़ है। पूरी शिक्षा की के बारे में वहाँ पे डिस्कोर्स होता है। तो कैसा स्कूल होना चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसे टीचर होने चाहिए, पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी आगे चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करना चाहता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे यहाँ आने के लिए न्योता मिला और ऋषिका ने 2-3 दिन पहले, ऋषिका इज हियर ना, उसने टिकट भेजा। और जैसे ही उन्होंने टिकट भेजा मेरे अपने सोशल मीडिया उस पर मुंबई के बारे में, वाई.बी. चौहान सेंटर के बारे में बड़े सारे मैसेजेस अलग अलग तरीके से आने लगे। और मैं सोच रहा था कि इन सबको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने के लिए जा रहा हूँ। ये नोटिस किया होगा आप लोगों ने भी कि आप कोई चीज़ को अभी व्हाट्सएप पे आप मूव करो या कोई वीडियो यूट्यूब पे आप देख लो और फिर उसी से संबंधित जो वीडियोज़ और यूट्यूब्स हैं आपको और भी ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। ये महसूस किया है आप सब लोगों ने। अब इसका फ़ायदा तो बड़ा अच्छा है बट इसका नुकसान और क्या हो सकता है, कोई बताना चाहेगा? प्राइवेसी हो गया और कोई चीज़, जैसे मान लो कि कोई एक मुद्दा ले लो कि स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी से काम चल सकता है। आप ऐसा कोई एक यूट्यूब या गूगल पे टाइप करो, फिर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यही बात को बताने के लिए कि हाँ बिना टीचर्स के भी स्कूल चल सकता है। होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। पर उस वीडियो को देख करके उस तरीके का जो एल्गोरिथम बना हुआ है उसका नुकसान क्या हो सकता है, कभी सोचा है आपने? कोई और बताए? हाँ बताइए।
चीज़, हेलो, ये आवाज़ आ रही ना क्लियर? बहुत बार क्या होता है कि जब आप आपस में दोस्तों और सब लोगों के बीच में चर्चा कर रहे होते हो तो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, कोई दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आता है, तो एक डायलॉग हो पाता है। बट ये जो एल्गोरिथम है ये क्या करता है, ये डायलॉग की संभावनाओं को ख़त्म कर देता है, ये सिर्फ मोनोलॉग करता है। और थोड़े समय बाद आपको इतने वीडियोस और इतने मैसेजेस उसी तरीके के मिलते हैं कि आपको लगता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा सारी दुनिया सोच रही है और जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। ठीक है, आप यहाँ पे दो शब्दों पर ध्यान दें जो जय हिंद पीपल्स मूवमेंट के सबसे ऊपर, जो दो इस तरफ सबसे ऊपर क्या लिखा है, एजुकेशन, और उधर क्या है, स्ट्रेंथेंड एंड हेल्दी डेमोक्रेसी। अब एजुकेशन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बीच में क्या रिश्ता है, कभी सोचा है? हम तो बात करते हैं कि भाई स्कूल बना दिया जाए, क्लासरूम बना दिए जाएं, टीचर्स आ जाएं, बच्चे पढ़ सकें। एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए क्या कर सकती है, या डेमोक्रेसी एजुकेशन के लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में सोचा है? कोई ट्राई करेगा? ओके, और कुछ? सॉरी, हाउ? ओके ओके, हाँ आप बताइए। राइट एंड रॉन्ग, और कुछ? In terms of access to education, in terms of access to good quality education, can democracy play any role? डेमोक्रेसी की वजह से आरटी मिला। अच्छा चलिए इस पे एक दूसरा पहलू मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं 15-16 साल की उम्र का था। हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट में थे जहाँ पे वो पोस्टेड थे, और उनके पास में 2 साइट का काम था। एक जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा था और दूसरी जगह पर डीसी का बंगला बन रहा था। तो मुझे एक दिन उनकी ज़रूरत पड़ी, और आप इमेजिन कर सकते हो कि 15-16 साल के लड़के को अपने फादर की ज़रूरत कब पड़ती है? हाँ, बिल्कुल सही। और उस ज़माने में कुछ पेटीएम और इस तरीके की सुविधाएं थी नहीं, तो उनको ढूंढ करके उनके पास जा करके और उन्हें कन्विंस करके, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, वो करना था। तो मैं पहले उनको ढूंढते हुए गया उनके पहले साइट पे, जहाँ पे कि सरकारी अस्पताल बन करके ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। तो मैंने ढूंढा, वो वहाँ पर नहीं मिले। मैंने देखा वो एकदम नया हॉस्पिटल बन करके तैयार हुआ था, और उसमें जो कुर्सियाँ और ये सब जो सुविधाएँ थी, बड़े मतलब जो टॉयलेट बना हुआ था उसकी भी सीटें उखड़ रही थी। मतलब इतनी लो क्वालिटी का वहाँ पर काम था। वहाँ पे वो नहीं मिले। मैं फिर उनको ढूंढते हुए दूसरी जगह पे गया, जो डीसी का बंगला जहाँ पे बन रहा था। वहाँ पे मैंने गया, वहाँ पे देखा बड़ा अच्छा सा मार्बल ले डाउन किया गया था, इटालियन शैंडलर्स लगे हुए थे, सब कुछ बहुत एकदम चकाचक चमक रहा था। मैंने वहाँ मिल के मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पैसे की तो बात बाद में करेंगे, पर पहले एक बात बताओ, आप ही इंजीनियर हो दोनों जगह के। पिछला वाला भी जो मैं देख करके आ रहा हूँ वो अभी बन के इनॉग्रेट भी नहीं हुआ है, और वो बुरी सी हालत में पीले रंग का पुताई करके रखा हुआ है। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो आपकी इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, वहाँ पे क्या हो गया था? तो उन्होंने जो मुझे बात बताई वो मेरे दिमाग में घर कर गई, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई हैव कैरिड ऑल माई लाइफ। उन्होंने कहा देखो, ये व्यवस्था में ये बात पे निर्भर नहीं करता कि कौन उस चीज़ को बना रहा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन उसको यूज़ कर रहा है, ये किसके लिए बनाया जा रहा है। जो पिछला वाला जो हॉस्पिटल देख करके आए हो वो आम जनता के लिए बन रहा है। वहाँ पे आम जनता आएगी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए बड़े लोग थोड़ी ना आएंगे, आम जनता आएगी। वो आम जनता के लिए बना है। वो इसी बात में खुश और संतुष्ट रहेंगे कि सरकार ने उनके लिए एक हॉस्पिटल बना करके दे दिया। और ये जो बंगला है वो डिप्टी कमिश्नर के लिए है, वो खास आदमी होते हैं। तो ये आम और खास का फर्क है। डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट टूल जो ये आम और खास का फर्क जो है वो ख़त्म कर सकती है। और ये मैं अपने दिल्ली के तजुर्बे के आधार पर आपको बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इसे हमने वहाँ पर होते हुए देखा है।
मैं क्विकली इस पे आपको एक, कैन यू जस्ट पुट ऑन द स्लाइड। ये 2015 में दिल्ली के स्कूलों की शक्ल थी, दिख रहा है? बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं और सुविधाएं कैसी है? अब आप ये देखिए 2023 में ये सुविधाएं अभी भी बनी है आम आदमी के लिए, बट इसका जो गेटअप है पूरा वो खास कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब तक कि ये हुक्मरान को नहीं समझ में आता है कि खास आदमी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आम आदमी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तब तक आम आदमी के लिए खास सुविधाएं नहीं बनती हैं। और एजुकेशन जैसी फील्ड में ये फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आगे की बातें जो लिख रहे हो वहाँ पर इक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आप वाकई एक बच्चा जब 3 साल की उम्र में स्कूल में एंटर करता है, अगर उसको ये बात समझ में आती है कि मैं गरीब घर से हूँ और मेरे लिए जो सुविधाएं हैं वो सेकंड क्लास की होगी, और वो जो बच्चा है जो अमीर घर से है या पैसे वाले घर से है उसके लिए जो सुविधा है वो खास रहेगी, तो आप समाज में इक्वालिटी की कल्पना कर सकते हैं? आप किताब में चाहे जो पढ़वा दीजिए, वो रट लेगा सिविक्स की किताब में, बट वो इक्वालिटी इनइक्वालिटी वो देख रहा है, वो महसूस कर रहा है, वो नहीं समाप्त होगी। तो इसलिए एजुकेशन में मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं और जो चीज़ दे रहे हैं, उनमें सब में सामंजस्य होना चाहिए। बिकॉज अगर ये फ़र्क हमने शुरुआत से ही दूर नहीं किया तो हम कभी भी इक्वालिटी वाला समाज नहीं बना पाएंगे, और इक्वालिटी अगर समाज में नहीं रही तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती है। तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो इस चीज़ पर है कि सरकार एजुकेशन को कितना तवज्जो देती है। और यही आज आपसे चर्चा का विषय मेरा है आप लोगों के साथ में, कि दिल्ली में एक सरकार 2015 में बनी जिसने एजुकेशन को अपनी टॉप मोस्ट पॉलिटिकल प्रायोरिटी माना, और सिर्फ माना ही नहीं उसको बल्कि अपने व्यवहार में भी उतारा। क्योंकि सबसे पहला जो एक्शन दिल्ली सरकार ने लिया था 2015 में वो ये है कि अपने बजट का 1/4 हिस्सा एजुकेशन के प्रति कमिट कर दिया। क्योंकि बात सिर्फ कहने की नहीं होती है कि आप ये चीज़ बोलो कि भाई ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट कथनी और करनी में भी बराबरी की बात होनी चाहिए। सो ये जब 25% एलोकेट कर दिया तो पूरे सिस्टम में सिर्फ बात पैसे की नहीं थी, बात ये भी हुई कि उसकी वजह से एक मैसेज पूरे सिस्टम में चला गया कि सरकार कुछ करना चाहती है, ठीक है, और बाकी और लोग भी फिर उसके साथ में जुड़ गए उस मुहिम को पूरा करने के लिए। और अगले कुछ सालों में जो हुआ वो अपने आप में एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं, अभी भी हम बात कर रहे, सत्यजीत साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने पूछा मुझे कि बेसिकली दिल्ली में हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हमने सिर्फ 4 चीज़ें दिल्ली में करी। क्या था? सबसे पहला कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल में सुविधाएं हैं मूलभूत, वो उस स्तर की बना करके दे दी जाए जो एक ठीक ठाक से अच्छे प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को मिलती है। तो वो सभी सुविधाएं उस बच्चे को भी मिले, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल में आज की तारीख में लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और पूरी दिल्ली में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी संख्या लगभग 45 लाख है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सरकारी स्कूल में आता है। तो ये जो पूरे 45 लाख बच्चों को जो शिक्षा के साधन मिल रहे हैं वो एक समानता के आधार पर मिले। तो सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट जो रहा वो ये रहा कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया जाए। और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना सिर्फ एक सिविल वर्क नहीं है था, जैसा कि मैंने कहा कि ये न सिर्फ इक्वालिटी के सिद्धांत पर आधारित है बल्कि एक डिग्निटी से भी जुड़ा हुआ मसला है कि एक बच्चा अगर टूटे फूटे, जो आपने पहले वाला जो स्कूल स्लाइड देखी जहाँ पे टूटा हुआ सा है, उसी स्कूल की एक घटना थी कि जब उस वक्त के उप मुख्यमंत्री विजिट करने स्कूल में गए, और ऐसे बच्चों से जब आप बात करते हैं तो थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना कि बच्चों आप तो देश का भविष्य हो, आपसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। एक बच्चे से उन्होंने यही चीज़ कह दिया कि
बेटा आप तो देश का भविष्य हैं। और उस बच्चे ने पलट करके उनको जवाब दिया कि नहीं सर, हम देश का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक 8 साल का 10 साल का बच्चा अगर ये बात समझ पा रहा है कि हमको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मेरे ही बराबर की उम्र के किसी और बच्चे को मिल रही है, तो आगे आने वाला समाज हम कैसा बनाने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये डिग्निटी से जुड़ा हुआ मसला है, ये टीचर के खुद के सेल्फ एस्टीम का मसला है, क्योंकि जिस जगह पर टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए वो अगर बेसिक सुविधाजनक नहीं है तो उसको भी लगता है कि भाई सरकार सीरियस नहीं है तो मुझे सीरियस होने की क्या ज़रूरत है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है, इसलिए बहुत बड़ा फोकस सरकार का दिल्ली में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्री रिक्विजिट है किसी भी जगह की, बट एक बेसिक आधारभूत सुविधाएं हर स्कूल में होनी चाहिए ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट महसूस करे और टीचर को भी लगे कि आई एम वर्किंग एट अ प्लेस विच हैज़ सम डिग्री ऑफ डिग्निटी। सो दैट वाज नंबर 1। दूसरी चीज़ थी कि हम अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को किस प्रकार की ट्रेनिंग दें, किस प्रकार का एक्सपोजर दें। जहाँ से मैंने शुरू किया कि हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहाँ पे हम ग्लोबली बहुत कनेक्टेड हैं, दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हमें अगर अपने बच्चे को वर्ल्ड क्लास सिटीजन बनाना है, वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल को भी उस प्रकार का एक्सपोजर होना चाहिए। सो लिहाजा दुनिया के बेस्ट ट्रेनिंग संस्थानों में, कैम्ब्रिज, सिंगापुर, इन सब जगहों को, IIM इंडिया में, इन सब को शॉर्टलिस्ट कर करके वहाँ पर हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा। ये इन्वेस्टमेंट नंबर 2। इन्वेस्टमेंट नंबर 3 कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि स्कूल और टीचर ही मिल करके सिर्फ बच्चे को नहीं सिखा सकते। एक कहावत है चाइनीज़ जिसका कि हिंदी तर्जुमा, इंग्लिश तर्जुमा ये है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो एक बच्चे को रेस करने के लिए पूरे गांव को, पूरे समुदाय को लगना पड़ता है। तो कैसे स्कूल के साथ में समुदाय की भागीदारी को और बेहतर किया जाए, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ को किस प्रकार से स्ट्रेंथन किया जाए, पेरेंट्स मीटिंग को कैसे और स्ट्रक्चर किया जाए, पेरेंट्स को और गहराई के साथ स्कूलों के साथ जोड़ा जाए, इस पर बहुत सीरियस से कार्यक्रम जो है वो बना करके लागू किए गए। ये इन्वेस्टमेंट नंबर 3 था। और चौथा था सीरियस करिकुलर रिफॉर्म। हमें 2 गैप स्कूलों में दिखाई दिए। सबसे पहला कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में आकर के, खास तौर से एलिमेंट्री ग्रेड्स में, एक से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी प्रमोट होते चले जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित करना ही नहीं आता। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना करके उन बच्चों की बेसिक आधारभूत क्षमता को बेहतर करने पे काम किया गया, जिसको फिर सब्सिक्वेंटली 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी माना कि ये एक इम्पॉर्टेंट सी कड़ी है और उसको इंट्रोड्यूस किया। अपने एक चैप्टर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे, इतना इम्पोर्टेंस। और दूसरी चीज़ कि जैसे आप किसी भी शिक्षाविद से अगर बात करिए कि एजुकेशन का गोल क्या है, बताते हैं कि नॉलेज अक्वायर करना, स्किल डेवलपमेंट करना और वैल्यूज़ विकसित करना। नॉलेज कैसे आप अक्वायर करेंगे? जो आप साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हो वो नॉलेज एक्विजिशन के लिए है। स्किल कैसे डेवलप हो? 9वीं के बाद, 11वीं के बाद में हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए क्या होता है स्कूल में, तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, मॉर्निंग असेंबली हो जाती है, हम कुछ मॉरल साइंस की क्लासेस कर लेते हैं, उसके अलावा और कुछ है? तो इस गैप को दूर करने के लिए हमने 3 माइंडसेट करिकुलम इंट्रोड्यूस किए, जिसका उल्लेख अभी यहाँ पे किया जा रहा था कि सबसे पहले हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस किया। नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के हर बच्चे को हर रोज़ 1 घंटे, आधे घंटे की हैप्पीनेस क्लास होती है, जिसमें क्या चीज़ किया जाता है कि माइंडफुलनेस का सेशन होता है। आप अभी यहाँ पे बैठे हो सब लोग, कितने लोग यहाँ पे हैं अभी? हाथ खड़ा करें। अब जो सर ने बोला, फिजिकली तो हो आप, मेंटली भी हो पक्का, या दिमाग कहीं घूम रहा है कि ये सेशन कब खत्म होगा, टी ब्रेक कब होगा, शाम को कहाँ जाना है, लंच हैवी हो गया, दाल में थोड़ा नमक कम था। बहुत बार बच्चों से को आपने सुना होगा ना डांट पढ़ते हुए कि ये ध्यान नहीं देता। मेरी तो बड़ी शिकायत होती थी जब भी पेरेंट्स टीचर मेरे घर से कोई जाता था स्कूल में बच्चा, तो सब बताते थे टीचर्स कि ये बाकी सब तो ठीक है पर ये ध्यान नहीं देता, जब देखो खिड़की के बाहर देखता रहता है, मैं पढ़ा रही हूँ कुछ और, ध्यान कहीं और। तो ये बेसिक कंप्लेन बच्चों के लिए रहती है ना कि ध्यान,
पर अगर वही बच्चा पलट करके आपसे पूछ ले कि भाई बताओ ध्यान दें कैसे, मेरा मन ही है भटक रहा है, भटकेगा ही, किसी ने मुझे ट्रेन किया उसके लिए, जबकि उसकी एक पद्धति है। तो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज वही है कि हाउ यू कैन बी इन द प्रेजेंट। आप कैसे आज अभी इस लम्हे में जो चीज़ चल रहा है उस पर पूरा पूरा फोकस और पूरा पूरा ध्यान आप लेकर के आओ। कैसे आप इमोशनली जो चीज़ सोच रहे हो, दिन भर में बहुत सारी घटनाएं होती, कभी आप खुश होते हो, दुखी होते हो, गुस्सा होता है, इन भावनाओं को अपने इमोशंस को कैसे हम और समझ सकें। आज हम बहुत बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं ना कि 10th में का रिजल्ट जब आया तो बहुत सारे बच्चे जो पास नहीं हो पाए, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। क्यों भाई? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 10th के बाद आपको सुसाइड करने की जरूरत पड़ गई? मतलब यह है कि हमने उस बच्चे की नॉलेज और स्किल पे तो बहुत काम कर लिया, बट हमने उसको वो फैकल्टी नहीं दी कि वो कैसे अपने इमोशन और अपने भाव को समझ सके और उसके साथ संवाद कर सके। दिस इज व्हाट वी डू इन हैप्पीनेस करिकुलम। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, कि बच्चा आज बाहर निकल करके जाता है स्कूल से पढ़ करके, तो आप पूछो ना कि क्या करोगे? जॉब कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, यही होता है ना जवाब। पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? इवेंचुअली जॉब करूंगा। कहाँ पे? भाई जहाँ जॉब मिल जाएगी। एक एप्लीकेशन अभी चपरासी का निकल जाए किसी सरकारी, उसमें तो 50,000 आवेदन आ जाएंगे। पर कोई अगर पूछे कि सब लोग जॉब ही करने जाएंगे तो जॉब देगा कौन? और क्या 12 साल 15 साल की शिक्षा इस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं देगी कि वो अपने शिक्षा के दम पर अपना खुद कुछ क्रिएट करने का साहस कर सके? ये हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में करते हैं। और इसका प्रैक्टिकल रूप हम लोग ये करते हैं कि 11th और 12th में हर बच्चे को 2,000 रुपए का सीड कैपिटल दे दिया जाता है, कि 2,000 रुपए दे दिया, बच्चा 10 बच्चों तक का ग्रुप बना करके, यानी 20,000 रुपए इकट्ठा हो गए, उससे वो कुछ प्रोडक्ट बनाए और उसको बाकायदा बाजार में मार्केट करे, अपना लेकर के जाए और प्रॉफिट डिराइव करे, जो कि एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैंने पढ़ाई करी और उस पढ़ाई से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि आज मैं कोई चीज़ बना सकता हूँ और उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ, तो कल को निकल करके मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। और तीसरा जो इसी कड़ी में हमने शुरू किया वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, देशभक्ति करिकुलम, कि एज ए सिटीजन आप अपना रोल कैसे देखते हो, समाज में आपकी भूमिका क्या है, इन चीज़ों पर हम संवाद करें। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों का मतलब क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से लेकर के चल सकें। तो 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे जिक्र किया: इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग, कम्युनिटी के साथ लिंकेज और करिकुलम के गैप को फिल करना। ये 4 चीज़ों के माध्यम से जो स्कूल सिस्टम में हमें जो गैप दिखाई दिया उसको हमने भरने की कोशिश करी। नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में दिल्ली में पिछले 6 सालों में लगभग 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो 12वीं का रिजल्ट है वो लगभग 98% आता है। इस साल पहली बार हमने क्रॉस किया कि 1000 से ज़्यादा बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल के इन्होंने IIT और नीट की परीक्षा जो है वो पास करी। और ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्ट प्रोग्राम्स थे और कुछ चीज़ें जब इंक्रीजिंगली टीचर्स ने, पेरेंट्स ने और ओनरशिप ली तो उसके हमें और भी बेहतर परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और मैं अब यहीं पे थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि आप में से किसी के कोई सवाल हैं या इस चीज़ पे कुछ और पूछना चाहें तो कर सकते हैं। एक बात मैं आखिरी में अभी और बोलना चाहूँगा कि ये सारे जो जर्नी रही है पिछले 6-7 साल की, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि हमने दिल्ली में सब कुछ एकदम दुरुस्त कर दिया। अभी बहुत सारी चीज़ों में और भी सुधार और गहराई से उस सुधार की संभावनाएं और गुंजाइश है, जिस पर काम किया जा रहा है। बट एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण हुई है वो ये है कि लोगों का भरोसा जो स्कूल गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से ख़त्म हो रहा था, वो कुछ हद तक की हम उसको रोक पाने में कामयाब रहे हैं। कि लोगों को ये लगने लगा है कि सरकारी स्कूल भी बेहतर हो सकते हैं। एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन, हम अपनी सरकारों से ये मांग कर सकते हैं कि हमारे स्कूल बेहतर होने चाहिए। हम प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस दे करके हम नहीं भेजना चाहेंगे हम अपने बच्चों को। सरकार का दायित्व है कि वो स्कूल को ठीक करे और ये डिमांड रखने की एक संभावना जो है वो पैदा हो गई है। बट काम अभी बहुत बाकी है इस पर। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रीहरि इंगोले है
मैं मंगरूल पीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाशिम। मेरे 3 सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है कि जैसे अभी स्कूल में बच्चों को प्रमोट करते हैं, 8th स्टैंडर्ड तक उनको फेल नहीं किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है अगली क्लास में, तो क्या ये सही है? दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आरटी एक्ट से बच्चों को 25% बच्चों को बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स मिलती है, लेकिन भले ही उनकी फीस गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसके बाद में जो खर्चे रहते हैं वो खर्चे बहुत काफ़ी रहते हैं, जिसको वो जो आर्थिक दुर्बल लोग रहते हैं उसको नहीं सह पाते, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? और तीसरा सवाल ये है कि जैसे महात्मा गांधी जी ने उनकी नई तालीम में कहा है कि आत्मनिर्भर शिक्षा के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें कही है। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी कि एक शिक्षक ने उनकी स्कूल में, जब वो जिला परिषद में ज्वाइन हुए तो उसकी हालत बहुत बेकार थी उस स्कूल की, तो उन्होंने बच्चों से उस स्कूल की साफ सफाई करवा ली। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि कुछ पेरेंट्स ने उनके बहुत सारी कंप्लेंट्स की, बहुत सारे उनको वहाँ पे उनको तकलीफ हुई, वो टीचर डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इसके लिए पेरेंट्स लोगों की भी मानसिकता कैसी बदलनी चाहिए, या फिर टीचर लोगों के लिए भी इसके लिए आपका क्या सुझाव है? इसके लिए मुझे आपके मार्गदर्शन चाहिए। थैंक यू। चूँकि इनका 3 बहुत बड़े बड़े सवाल हैं तो मैं इसका जवाब दे दूं, फिर उसके बाद दूसरा और लेते हैं, फिर क्लब भी करते चलेंगे उसमें। तो ये नो डिटेंशन का जो प्रावधान है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो 2009 में बनाया गया था उसमें डाला गया था। उसके पीछे की भावना ये थी कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चा स्कूल में किसी क्लास में फेल हो गया तो घर वाले फिर उसको वापस विड्रॉ कर लेते हैं। खासतौर से लड़कियों के केस में ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि तुम घर का फिर कामकाज देखो। तो ऐसी स्थिति ना हो, इस वजह से ये प्रावधान डाला गया था। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को ये मिला कि इसकी वजह से बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे सिस्टम्स में पढ़ाई की सीरियसनेस को भी कम हो गया। बिकॉज बहुत टीचर्स को भी लगने लगा कि जब कोई परीक्षा नहीं लेनी है, उसको फेल नहीं करना है, तो फिर हम पढ़ा करके भी क्या करें। ठीक है, तो जिस इंटेंशन से ये कानून में ये धारा डाली गई थी वो इंटेंशन पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्कूल सिस्टम को उसके लिए तैयार नहीं किया गया था। बड़े सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ये मॉडल है, बच्चे को आप डिटेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको डिटेन करने का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली, बच्चा नहीं फेल हुआ, आप पढ़ाने में नहीं कामयाब हो पाए ना, तो उसकी सजा बच्चा क्यों भुगते। तो ये उसके पीछे का भाव था, पर वो भाव पूरी तरीके से समझ में नहीं आया सिस्टम को। इस वजह से 2018 में कानून में संशोधन करके ये अधिकार अब वापस स्टेट्स को दे दिया गया था कि आप 5वीं और 8वीं में अगर आप चाहो तो परीक्षा लेकर के जो बच्चा आगे जाने के योग्य नहीं हुआ है तब तक कि उसको आप रोक सकते हो। तो बहुत सारे स्टेट्स ने इस पर अपना कानून बना लिया। बीच में कोविड आ जाने की वजह से तमाम जगहों पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट अब ऐसा प्रावधान है। दिल्ली के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पे भी दिल्ली में वो कानून बना लिया गया है। इस एकेडमिक सत्र से 22-23 से 5वीं और 8वीं में परीक्षा के आधार पर जो बच्चा आगे जाने के लिए योग्य नहीं पाया जाएगा उसको डिटेन करा जा सकता है कुछ शर्तों के साथ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपका EWS के लिए रहा था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, अगेन राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार कानून में ये प्रावधान इसलिए डाला गया था, ऐसा नहीं, ये इसलिए नहीं था कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं और उसमें 25% पुअर बैकग्राउंड के बच्चों को भी लिया जाए, ये नहीं था। वो ये था कि सोशल इंटीग्रेशन हो सके। अदरवाइज जो बात मैंने पहले शुरुआत में अपनी कही ना कि होता क्या था कि जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल, जिनके पास नहीं पैसा है वो गवर्नमेंट स्कूल, तो 2 अलग अलग धाराएं चलने लगी। समाज तो एक है ना, तो अगर 2 अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ बच्चे आएंगे तो समाज में हार्मनी बनाना मुश्किल होगा। इसलिए ये प्रावधान डाला गया था कि इवन प्राइवेट स्कूल चाहे जितना बड़ा हो वो 25% सीट कम से कम जो है वो गरीब तबके के बच्चे को भी ले। बट ये बात आपकी सही है कि 8वीं के बाद क्या, तो बहुत सारे स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया कि आप इसको 12वीं तक की करो, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल पड़ रहा है हमको, बिकॉज वो प्राइवेट स्कूल को तो फिर वो फीस मांगेगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंसिस का हवाला देते हुए कि वो तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, इस वजह से उसको नहीं किया, क्योंकि राइट टू एजुकेशन भी 8वीं तक ही है। तो ये एक अभी का ग्रे एरिया है जहाँ पे कि 8वीं के बाद बच्चों को वापस या तो वो गवर्नमेंट स्कूल में मूव करें
और नहीं तो उनके पेरेंट्स को फीस देना पड़े। मैं आपकी भावना से बिल्कुल सहमत हूँ, बट ये फिलहाल की कानूनी स्थिति है जो नहीं होना चाहिए। वो पूरी स्कूलिंग कंप्लीट होने तक की वो व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस बात का व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूँ, बट फिलहाल ऐसा प्रावधान नहीं है। तीसरी बात जो आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथ से काम करने की जो श्रम की महत्ता जो गांधी जी ने भी कही वो इम्पॉर्टेंट है, बट इसका आज के इस सोशल मीडिया के दौर में और हाइपर एक्टिविज्म की वजह से बहुत बार चीज़ें मिसकंस्ट्रूड हो जाती है। इसका समाधान ये है कि जो हमने अपने जो दिल्ली के मॉडल का जब मैंने विस्तार किया तो जो मैंने तीसरी बात उसमें रखी थी कि कैसे स्कूल और कम्युनिटी के बीच में बेहतर तालमेल बनाने के लिए प्रयास किए गए। तो पेरेंट्स और टीचर्स को मिल करके ये तय करना चाहिए, क्योंकि जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें अगर पेरेंट्स सामने आकर के बोलते कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरा स्कूल भी तो हमारे बच्चे का ही है, अगर वो मिल करके उसकी सफाई वहाँ पे कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? घर पे नहीं हम लोग झाड़ू लगाते क्या मिल करके? अगर कोई ये बात कह देता वहाँ पे तो शायद वो टीचर इतने अकेला ना महसूस कर पाता। तो उसे दूर करने का रास्ता यही है कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में लगातार संवाद होता रहे, कम्युनिकेशन गैप ना हो, ताकि ये बात टीचर भी कन्वे कर सके कि हम उसको लेबर फ्री का नहीं करवा रहे हैं, हम तो उसको श्रम की महत्ता समझने के लिए ये एक एक्सरसाइज है। हम जहाँ पे बैठते हैं उस जगह को साफ करना हमारा कर्तव्य है, कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा इस चीज़ को आकर के। पर ये संवाद का अगर गैप रहेगा तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की दुर्घटनाएं होने की संभावना हो सकती है। इसलिए पेरेंट्स के साथ में रेगुलर पीटीएम होना, बातचीत करना बहुत ज़रूरी चीज़ है स्कूल सिस्टम के लिए। ठीक है, अब उधर से कोई पूछ। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। आप किधर? प्रवीण शिंदे, सांगली से हूँ। सर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है इसके बारे में मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, कोई मतलब बता नहीं पाया कि आपका नज़रिया क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ देखने का। और दूसरा सवाल है कि हमारे महाराष्ट्र में टीचर्स की जो संगठना है वो बहुत मजबूत है, तो वो उनकी हर वक्त एक मांग रहती है कि एजुकेशन छोड़ के जो अदर काम उनको लगाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वोटिंग कार्ड से लेकर पेड़ पौधे या जानवर गिनने का काम भी टीचर्स ही कर लेते हैं। तो ये दिल्ली सरकार करती है क्या? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? और किसी का कुछ सवाल हो तो एक दो तीन ले लेते हैं, फिर एक साथ में उधर ही दे दीजिए। हेलो सर। सर, मेरा एक सवाल है। मेरा नाम विजय आयरे है, मैं मालेगांव तहसील से आता हूँ। जो हमारे संविधान में जो कल्याणकारी राज्य कहा गया है उसमें हम शिक्षा देते और आरोग्य, रोजगार, आपका मॉडल उसी तरह है, मगर इस मॉडल का अब प्रचार किया जाता है रेवड़ी कल्चर। और ये क्या है कि लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों के प्रति उनकी उदासीनता के वजह से अब भी कुछ लोग वंचित है। तो वो अवेयरनेस पैदा होने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? ओके, हाँ आप। हेलो सर, माय नेम इज सूरज, पुणे से हो। सर मेरा आपने जब अभी ये स्लाइड दिखाई थी तो मैंने देखा कि बहुत पॉश स्कूल दिख रहा है, लेकिन हमारे इधर देखा जाए तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ जो दिखती है वो प्राइवेट स्कूलों के बाहर दिखती है, और जो आपने पहला दिखाया था जिसके बाजू में टू व्हीलर और साइकिल दिखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके उधर भी ऐसे प्राइवेट स्कूल होते होंगे, मतलब रहेंगे। तो जब आपने ये पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूलों में अप्लाई की, इतना मतलब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल एक जैसे ही बनाए, तो आपको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया? क्योंकि यहाँ तो देखा जाए तो बड़े बड़े जो शिक्षण संस्था के जो मालक चालक है वही सब चलाते हैं और उनका इंटरफेरेंस होता है। तो आपके उधर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया हो तो प्लीज़ शेयर करो सर। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, फिर आपके पास में आता हूँ।
समझ आ रहा हूँ एक सेकेंड। ठीक, अभी जितने हमने ये लिए हैं इसी से रिलेटेड है क्या आपका? नहीं, तो अलग वाला फिर से लेते हैं। हाँ। अभी जो ये वाले हैं एक साथ में, मैंने सोचा था कि सीक्वेंशली जवाब दूं, बट आपका जो सवाल था कि पॉलिटिकल प्रेशर जो गुड स्कूल बनाने वाला, वहीं से शुरू करता हूं मैं सबसे पहले। वाकई बात आप सही कह रहे हैं कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत ये प्रचार करा गया कि भाई गवर्नमेंट स्कूल सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल को एक तरीके से डाउन किया गया और प्राइवेट स्कूल्स को अप किया गया, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, बहुत सारे लोकल लोगों ने अपने अपने प्राइवेट स्कूल सेटअप किए थे और उसको एक जगह पर ले जाने की जिम्मेदार लेकर के चल रहे थे। बट ये बात तो जनता को भी देखना पड़ेगा ना कि अगर एक स्टेट हमारा बना हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट का दायित्व है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीज़ें अपने सिटीजन्स के लिए मुहैया कराए, तो मैं क्यों फीस दूं इतनी बड़ी तादाद में? मेरी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करे? इस तरीके का मॉडल नहीं था। मुझे ध्यान है कई साल पहले, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, बट एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से हम लोग बात करने के लिए गए थे, बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है, कि हमें एजुकेशन में बहुत गहराई से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बड़े अच्छा भाषण दिया स्टेज पर आकर के। उसके बाद जब हम लोग अलग से उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोग जो कर रहे हो ना, इससे कुछ होगा नहीं, सरकारी स्कूल नहीं ठीक हो सकते, हमें लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहिए। लोगों के हाथ में पैसा दे दीजिए, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करने की क्या ज़रूरत है? तो ये माइंडसेट जो है वो पॉलिटिकल क्लास का बना रहा बहुत सालों तक की, और ये इस वजह से भी बना क्योंकि बड़े सारे क्लास फैक्टर्स पे भी। अब आप देखो, इस वक्त जो थोड़ा सा भी पैसा अफोर्ड कर लेता है उसको सबसे ज़्यादा लगता है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दूं। गवर्नमेंट स्कूल के प्रति उसके कॉन्फिडेंस, और फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत सारे अपने वजह से भी उन्होंने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का कोई काम किया नहीं। पर अब अगर कहीं कहीं पे सरकारें सजग हो रही है और एक मॉडल प्रस्तुत कर दे रही है कि हाँ, गवर्नमेंट स्कूल भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो अच्छी तरीके से रन हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा दबाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज डेमोक्रेसी में तो इवेंचुअली जनता मालिक होती है ना। और यहीं से लिंक्ड है मेरा, जो आपने वेलफेयर स्टेट और रेवड़ी वाली बात कही, ये वाकई आप सही कह रहे हो कि इसका फ़र्क भी हमें अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी लोगों के बीच में कि ये आपकी जायज़ मांग है और ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करे। वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पूरा समाज जो है, कल की इकोनॉमी कैसी होगी, सिटीजन्स कैसे होंगे, वो सब निर्भर करता है एजुकेशन पे। तो आपका ये इन्वेस्टमेंट है भविष्य के लिए। ये आप किसी को चैरिटी में दान नहीं दे रहे हैं, पर ये तभी संभव हो पाएगा जब पॉलिटिकल क्लास इसको बहुत कॉन्फिडेंटली बोले और लोगों को समझा पाए, लोगों को बता पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सस्टेन्ड प्रेशर होना चाहिए लोगों के ऊपर। और यहीं से मैं अपने तीसरे प्रश्न का जवाब पे जा रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। जहाँ पे जो मैं सबसे बड़ी कमी पाता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये है कि ये पॉलिसी कहीं पर भी कोई कमिटमेंट की बात नहीं करती कि सरकारें कितना रिसोर्स इसको डालें इस पॉलिसी को प्रैक्टिस में ले आने के लिए। लिहाजा इट बिकम्स लाइक अ गुड डॉक्यूमेंट टू रीड, बट इसमें से कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट हो पाएगी इसकी कोई गारंटी या कोई आइडिया किसी के पास में नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पहले ही साल जब 2020 में ये पॉलिसी अनाउंस हुई, तो जो नेक्स्ट बजट यूनियन गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया उसमें एजुकेशन में 6,000 करोड़ घटा दिया। जबकि इतनी सारी बातें इस पे जो लिखी हुई है, इसको करने के लिए तो और पैसों की और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि ये डिमांड हर तरफ से होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी मैनिफेस्टो में वो डालें कि आप एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और स्कूल सब बच्चे को लिए दें। वो मैनिफेस्टो से शुरू होकर के उनके प्रोग्राम तक में ये इंक्लूड कराने का दबाव मुझे लगता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए। कि जैसे आप बहुत सारी चीज़ों पे आप प्रॉमिस लेते हो ना, जो कैंडिडेट आते हैं चुनाव के समय में भी, कि भाई आप जीत के आओगे, आप सरकार बनाओगे तो आप क्या करोगे, तो आप हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आप एजुकेशन के लिए क्या करोगे, वो भी आप बताओ यहाँ पर। तभी शायद इस चीज़ का डिस्कोर्स जो है वो बदल पाएगा। जो और आपने NEP के बारे में जो बात कही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, देखिए इस पॉलिसी में
में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसी कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रही है जो होनी चाहिए थी पर इसमें नहीं है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, चाहे वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हो, चाहे होलिस्टिक एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, असेसमेंट किस तरीके से बच्चों का किया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग और करियर प्रोग्रेशन किस प्रकार से हो, हर एस्पेक्ट जो स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो इस दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। बट ये पॉलिसी है। अब एक दूसरा पहलू होता है प्रैक्टिस, कि इसको जब आप कन्वर्ट करते हो प्रोग्राम्स में, प्रैक्टिस में, तो उसके लिए संसाधन चाहिए होते हैं। वो कहाँ से आएंगे, इसका जवाब किसी के पास में नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप देखते हो कि इसके बारे में बातें होती है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया आपको बताऊं। मेरी बात एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर रहे, उनके साथ बात हो रही थी, बहुत पहले की बात है। तो उनका ये कहना, उन्होंने कहा कि देखिए, गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाज़ा हमें उनके बजट डॉक्यूमेंट से लगता है। अगर किसी कार्यक्रम के लिए, किसी पॉलिसी के लिए फंड्स लगा रखे हैं, तब तो इसका मतलब है कि इस पर कार्यक्रम, ये गवर्नमेंट सीरियस। और अगर वहाँ पे फंड नहीं डाला है तो इसका मतलब पूरे साल इस पर केवल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार होगा, क्योंकि काम करने के लिए तो संसाधन चाहिए ना, किसी को तो वो संसाधन कमिट करने पड़ेंगे। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी लागू होती है कि एज पर द पॉलिसी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट। बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रस्तुत भी किया गया है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संसाधन चाहिए उसके कमिटमेंट की बात ना तो केंद्र सरकार बोलती है और ना कोई राज्य सरकार बहुत सारी आगे आती है। और हमने देखा कि जैसे दिल्ली के एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो वो जो 25% फंड जो एलोकेट करा बजट के लिए ना, वो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, उससे फिर सीरियसनेस भी कन्वे होती है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट। ठीक है ना। अब एक घर में भी अगर कोई माँ बाप बहुत सीरियस हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो क्या करते हैं, हर जगह से पैसे की कटौती करके उसकी एजुकेशन के लिए रखते हैं ना, और फिर उस बच्चे को भी लगता है कि मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि मैं इस पर अपने माँ बाप के विश्वास को पूरा करूँ। तो वो सरकार के लेवल पर भी, व्यवस्था के लेवल पर भी वही लागू होता है। और लास्ट पॉइंट जो आपका था कि बहुत सारे और काम टीचर्स को दे दिए जाते हैं। सही बात है, उन्हें लगता है कि वो फ्री के एम्प्लॉई हैं, जो जनगणना से लेकर के बहुत सारे और काम उनको पकड़ाए जा सकते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने इस पर रोक लगाई थी बाय ऑर्डर, केवल वो सेंसस और इलेक्शन ड्यूटी के अलावा और किसी भी ड्यूटी में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। कोविड के समय उन्हें ड्यूटी और लगाई गई थी, बिकॉज वो एक तरीके से महामारी और उसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में बड़े सारे कानून हैं जिनका पालन करना होता है, तो उनकी ड्यूटी उस वक्त लगाई गई थी। बट उसके अलावा दिल्ली के किसी भी टीचर को किसी और नॉन एकेडमिक काम में नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता। अगेन यहाँ पे भी पॉलिटिकल विल चाहिए, गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए। अदरवाइज बाकी सब डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई पढ़े लिखे एम्प्लॉई हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, जिस काम में मर्जी हो लगा दो। सो वो सीरियसनेस फिर गवर्नमेंट को दिखानी पड़ती है कि हम अपने टीचर्स को फालतू के कामों में नहीं लगाएंगे। वो अगर सीरियसनेस दिखाएंगे तो फिर ड्यूटी नहीं लगेगी, अदरवाइज तो फिर पढ़ाई जो है वो सबसे सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। ठीक है। हाँ हेलो सर। सर एक छोटा सा सवाल है आपसे। हाँ, जैसे अभी एजुकेशन अपग्रेड करने की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन इम्पोर्टेंट है या टीचिंग स्किल अपग्रेडेशन इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जो इतनी बड़ी स्टेट है, वहाँ पर सर एक रात में तो नहीं बदल सकता। तो या तो पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं या टीचिंग स्किल को अपग्रेड करने की बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं अनिल चौहान यवतमाल से। सबसे पहले इस विचार मंच के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एवं शिक्षा मंत्री और आप जिस शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे, आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब केजरीवाल जी खुद वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के पूरे बच्चे भी वैसे ही बने, लेकिन महाराष्ट्र में वैसा नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में 5 साल में 5 शिक्षा मंत्री बनते हैं। एक ने कुछ इम्प्लीमेंट किया तो भग के दूसरे पार्टी में जाते हैं दूसरा शिक्षा मंत्री ने, पहले ने क्या किया वो करने तक दूसरा शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। और दूसरी बात सर, यहाँ पे जो जिसने कृषि का डिप्लोमा किया उसको आरोग्य मंत्री बना दिया जाता है, और जिसने डॉक्टरी की उसको कृषि खाता दिया जाता है, और जो अंगूठा छाप है उसको शिक्षा मंत्री दिया जाता है। तो
तो हो रहा कैसे सर, ये इनका सब कुछ बराबर चल रहा, लेकिन लॉस जो हम बहुजन हैं, जो हमारे दलित भाई बहन, हम जैसे जो किसान और काश्तकार इनके बच्चों का बहुत से लॉस हो रहा है। तो आप दिल्ली के सरकार जैसे हमारे जो महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी तो नहीं हैं, लेकिन बुद्धिजीवी गवर्नमेंट को आप क्या सुझाव एवं क्या सलाह देना चाहेंगे? थैंक यू सर मेरा एक सेकंड, मैं ये दोनों प्रश्नों का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद देखिए मैं सुझाव दूंगा भी तो कौन लेगा, हाँ, तो इसलिए मैं क्यों अपना एनर्जी और टाइम उस चीज़ पे वेस्ट करूं जो मेरे डोमेन में नहीं आती। पर मैं ये ज़रूर, बिकॉज मैंने जैसे कि कहा कि मैं दिल्ली सरकार के साथ में काम करने से पहले, जैसे जय हिंद पीपल्स मूवमेंट है, मैं भी एक संस्था के साथ में रहा हूँ पिछले 20 सालों से और ग्रास रूट लेवल पर काम किया है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग स्टेज होता है कि सरकार से या किसी और से उम्मीद करने से पहले हमें ये भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो हमारी अपनी भूमिका है उसमें हम किस तरीके का बदलाव ले आ सकते हैं। आने वाले समय में कभी कोई उसके साथ में जुड़ना चाहे, जैसे मैं तो अपना काम कर रहा था, एक सरकार आई, उसने हमें बुलाया और बोला कि भाई आपकी सेवाएं हम यहाँ पे चाहते हैं, आप हमारे साथ में मिल करके उसको चीज़ करिए, तो हम उनके साथ में जुड़ करके करने लगे। तो वो एक इत्तेफाक की बात रही। बट अगर ऐसा ना होता तो भी मुझे जो करना है वो तो मैं करता। तो आप सब लोग एक पीपल्स मूवमेंट है, आपकी अपनी एक भूमिका है कि हम जिस समुदाय में, जिस विलेज में, जिस तालुका में काम कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को क्या मोबिलाइज कर सकते हैं, हम उनके साथ मिल कर के स्कूल सिस्टम को से सवाल जो वाजिब है उसको हम रेज कर सकते हैं, क्या हम स्कूल को क्या इस प्रकार का सुझाव दे सकते हैं या उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं कि चलिए हम लोग एक कॉमन मिनिमम मानक स्थापित करते हैं कि जो मेरे गांव का स्कूल है उसमें मुझे कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो चाहिए, कौन कौन से आउटकम हमको चाहिए, क्या हम बैठ कर के मिल कर के तय कर सकते हैं, क्या जो वर्तमान रिसोर्सेज हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या उस रिसोर्स को मोबिलाइज करके उस स्कूल को बेहतर कर सकते हैं क्या। तो बहुत सारी चीज़ एज अ सिटीजन्स ग्रुप हम अपने लेवल पर भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम पॉलिटिकल क्लास को भी मैसेज संदेश भेज सकते हैं कि भाई देखिए हम अपने आप से ये कर रहे हैं, आपको सरकार बनानी है, आपको काम करना है, हमारा समर्थन चाहिए, तो इन चीज़ों पे आप हमारी मदद करो, ठीक है। तो एज अ ग्रुप एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो करा जा सकता है। तो मैं सरकार को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को सुझाव नहीं दे सकता, मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ। तो मेरा सुझाव तो आपको यही है, ठीक है। अब आपकी बात जैसे जो हम आ रहे हैं वो ये है, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा यहाँ पे कि हर स्टेट का, हर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट अपने अलग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो दिल्ली के संदर्भ में वाजिब है वो ज़रूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र या किसी और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में भी इक्वली अप्लीकेबल होगी। सबकी अपनी अपना इतिहास है, सबका अपना अपना कल्चर है, सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। तो दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में जो हो सकता था वो दिल्ली ने विकसित किया, आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है वो आपने तय करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का बच्चों के कॉन्फिडेंस और टीचर के सेल्फ एस्टीम पे क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर स्कूल का, जो हमने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया, ऐसा नहीं है कि हर स्कूल हैज़ टू बी लुकिंग लाइक अ ग्रैंड सबो, बट क्या हम बेसिक सुविधाएं वहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं। स्कूल का रख रखाव ठीक ठाक से हो, उसमें पानी न भरा हो, उसमें जाले न लगे हों, उसमें वाइट वॉशिंग प्रॉपर तरीके से हुई हो, उसके टॉयलेट काम कर रहे हों, उसमें धूल धक्कड़ ना हो, उसमें बैठने की जगह हो, अगर ज़मीन पर भी बैठना पड़ रहा है तो क्या प्रॉपर दरी है और साफ़ सुथरी जगह है कि नहीं, वो चीज़ें तय करी जा सकती है किसी भी रिसोर्स में कि जो प्लेस है वो लगे कि हाँ यहाँ पे बच्चे का भी आने का मन करेगा, टीचर्स का भी पढ़ाने का मन करे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक बनाने की आवश्यकता है। एंड ऑफ कोर्स टीचिंग स्किल्स तो बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए समय समय पर टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, नए नए पेडागॉजिकल आविष्कार क्या हो रहे हैं,
उससे उनको अवगत कराना, बिकॉज इवेंचुअली क्या है कि ये सारे जो आप फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हो वो तो सपोर्ट है, असली बात तो पढ़ने पढ़ाने की है ना। ये सब आप क्यों कर रहे हो? ताकि पढ़ाई का माहौल हो सके, तो पढ़ाई तो होनी ही है ना। तो उसके लिए टीचर्स को हम कैसे ट्रेनिंग दें, उनका हम करिकुलम किस तरीके से निर्धारित करें, आउटकम हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं क्या कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा 5वीं में जो है वो अपने क्लास की किताब पढ़ सकता है? क्या ये संकल्प लिया जा सकता है? बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इतना तो हो सकता है कि हर बच्चा जो 5वीं में पढ़ रहा है उसको अगर हम 1000 तक की संख्याओं पे जोड़ घटाने गुणे भाग के सवाल अगर हम देंगे तो वो फर्राटे से कर लेगा। ये हो सकता है। हर बच्चा जो है वो अगर हम लोग किसी भी सोशल इमोशनल मुद्दे जो उसके आसपास की घटनाएं हैं उसके बारे में अगर हम कोई एक टॉपिक दें तो वो कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर के अपने विचार व्यक्त कर सकता है। हर बच्चा उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो शेयर करने का कॉन्फिडेंस मस्टर कर पा रहा है। तो ऐसे हम क्या एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि हमारे स्कूल में आप कोई भी जन आ जाइए, ये पीपल्स मूवमेंट है आप सब लोग, कि हम ये तय कर लें कि अगर हम 10 स्कूलों के साथ में काम करते हैं तो इन 10 स्कूलों में कोई भी आ जाए ये 5 चीज़ें होती हुई आपको मिलेगी, ये गारंटी है। हमने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और कम्युनिटी के साथ मिल करके ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया है। पॉलिटिकल पार्टियां तो राज करने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं। आप क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर माय स्कूल कि उसकी डिज़ाइन कैसा होगा, उसका रखरखाव कैसा होगा और उसमें पढ़ाई में हमारे बच्चे कहाँ होंगे, इस पर हम बैठ करके तय कर लें और उसको हम बोर्ड पे लगा दें कि कोई आए और देख ले। ये अटेन हो जाता है तो अगली बार हम फिर बैठेंगे और फिर से नया गोल तय करते हैं। ये तो पॉसिबल है। इसके लिए तो हमें किसी सरकार की मदद की, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग संसाधन है उसी से हम कर सकते हैं, तो दैट कैन बी डन। सर एक क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के आप जो बता रहे हैं सब योजना या एजुकेशन से रिलेटेड, महाराष्ट्र में कैसा रहता है सर कि आजकल अपन अभी एजुकेशन पे ही बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में टीचर्स का भी मेन रोल होता है बच्चों को पढ़ाने में। आजकल के टीचर्स जो लग रहे हैं गवर्नमेंट के जॉब में आ रहे हैं तो वो किसी संस्था के माध्यम से या किसी रिकमेंडेशन से आ रहे हैं। तो इन बारे में जो आप दिल्ली सरकार है, तो जब आप रिकमेंड करते हैं या किसी को जॉब देते हैं टीचर्स को, तो आप कोई क्राइटेरिया वैसा रखते हैं या अप्लाई करते हैं जिस वजह से टीचर्स भी बच्चों को फुलफिल और पोटेंशियल वाला एजुकेशन दे सके? ऐसा कोई आपका प्लान है या ऐसा कोई आप इस पर वर्क कर रहे हैं? नहीं, देखिए, टीचर्स हर जगह पर सरकारी नियुक्ति का अपना एक सिस्टम होता है। टीचर्स के लिए एक क्वालिफिकेशन होती है, फिर वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है। दिल्ली में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है नेट क्वालिफाई होना चाहिए। फिर उसके बाद दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शंस बोर्ड वैकेंसी निकालता है, उस वैकेंसी के आधार पर परीक्षा होती है और उस परीक्षा को पास करने के बाद ही टीचर्स की नियुक्ति होती है। कभी कभी बीच बीच में जो है कि चूँकि ये पूरी साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगता है, फिलहाल पिछले 3-4 सालों से हम लोगों ने इसको काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर लिया है। तो लगभग 17-18 हज़ार के आसपास नए टीचरों की भर्ती इन सालों में हुई है। बट जब वो टाइम गैप रहता है कि कुछ विषय के लिए कुछ जगहों पर टीचर्स की शॉर्टेज है, तो एज अ गेस्ट टीचर टेम्पररी नियुक्ति भी होती है, पर उनकी भी क्वालिफिकेशन और मानक वही रहते हैं कि उन्हें बीएड किया होना होता है, उन्हें नेट क्वालिफाइड होना होता है, तभी वो एज अ टीचर्स हो सकते हैं। जो संस्थाएं जो सपोर्ट करने के लिए आती हैं वो टीचर्स नहीं भेजती। मुझे नहीं लगता कि वो इवन महाराष्ट्र में भी होता होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ वॉलंटियर सपोर्ट करने के लिए, वो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका प्रावधान है कि वो लोग जा कर के स्कूल को सपोर्ट कर सकते हैं। वो टीचर्स नहीं होते, वो टीचर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो उसका अपना एक तरीका होता है उनको इंडक्ट करने का। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर की बात। अब बात आती है टीचर्स मोटिवेशन की, कि टीचर्स तो आपने भर्ती कर लिए एक प्रोसेस के द्वारा, क्या वो टीचर मोटिवेटेड है पढ़ाने के लिए? बहुत बार बहुत सारे कारणों से टीचर्स मोटिवेटेड नहीं होते हैं। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी मैं बार बार इस चीज़ पर आ रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता था कि टीचर्स के, जैसे हमने कहीं कहीं पे एनेक्डोट्स ही हैं ये, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है शेयर करना, कि स्टाफ रूम में बैठने की टीचर्स के पास में सुविधा नहीं होती थी। ठीक है, हम लोगों ने स्टाफ रूम को भी ठीक किया कि टीचर्स का अपना डेस्क होगा, बैठे उस पर। तो किसी ने हमें फीडबैक दिया
कि अब टीचर स्टाफ रूम में बैठ करके लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी चर्चा करते हैं कि भाई मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, इसमें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसे पढ़ाते हो, जरा बता सकते हो क्या। ये मुझे किसी और ने ले आकर के फीडबैक दिया कि ये पहली बार मैंने स्टाफ रूम में इस तरीके की चर्चा सुनी। अदरवाइज चर्चा ये होती थी कि भाई मेरी इंक्रीमेंट कब लगनी है, MACP कब आना है, लीव कब संक्शन होनी है, ठीक है, मुझे चाइल्ड केयर लीव चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हट करके पढ़ने पढ़ाने की, तो जब आप माहौल थोड़ा सा देने लगोगे, सीरियसनेस लेकर के आओगे, तो फिर टीचर्स भी मोटिवेटेड हो जाता है। ये हम सब के साथ में भी होता है ना। आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, अगर आपके काम की वैल्यू की जाए, आपके सीनियर्स आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको सपोर्ट करें, तो आप अपना 110% देना चाहोगे। और वहीं अगर ये सारी सपोर्ट नहीं मिलती है तो आप अपना 50% भी नहीं दोगे कि भाई जब उतने सही काम चल जा रहा है तो मैं क्यों लगूं। तो ये बेसिकली मोटिवेशन की बात है, और उस मोटिवेशन पे आप कोई सिर्फ सेशंस करके नहीं कर सकते हो, बहुत सारे इनपुट्स डालने की जरूरत पड़ती है। मैं एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ शेयर करना चाहूँगा। मुझे एक स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने पूछा कि आप लोग ने इतने सारे नए नए प्रयोग दिल्ली में करे, आपको टीचर्स यूनियन से कभी रेजिस्टेंस नहीं मिला। उनका हमारे स्टेट में तो टीचर यूनियन तुरंत आ जाती है प्रोटेस्ट करने के लिए, स्ट्राइक करवा देते हैं अगर हम कोई नई चीज़ करना चाहते हैं। आपके यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो हमने कहा हमने टीचर से कोई चीज़ मांगने से पहले खुद कुछ चीज़ें करी है, दिया है। अब जैसे हमने हैप्पीनेस करिकुलम स्कूल में 2018 में लागू किया था, 2015 में नहीं किया, क्योंकि 2015 में तो जो क्लासरूम की आप हालत देख रहे थे वो ये है कि टॉयलेट से बदबू आ रही है, तो वही टीचर आके बोलता ना कि पहले वो बदबू बंद कराओ फिर मैं हैप्पीनेस करवाऊंगा, मैं तो बहुत अनहैप्पी हूँ, हैप्पीनेस क्लास कहाँ से चलाऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको कुछ इन्वेस्ट करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, फिर आप डिमांड करो, एंड यही टीचर आपको 110% देंगे, बिकॉज सब टीचर बने हुए हैं पढ़ाने के लिए ही, अदरवाइज वो कुछ और करते हैं ना। ठीक है सर, अब मेरे ख्याल से ये कोई टाइम मैनेज कर रहा हो तो देख लीजिए, बिकॉज ये मेरी चर्चा तो शाम तक चलती रहेगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा नाम आशीष भामरे है सर, मैंने खुद एज अ टीचर 2 साल काम किया है टीच फॉर इंडिया के साथ। कहाँ पे? टीच फॉर सर गोरेगांव में फेलोशिप की थी। सो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है, व्हाट आर द 3 मेजर चैलेंजेस फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और सर आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और दूसरा ये है, हाउ कैन वी री इन्वेंट स्कूल्स एंड आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स। बाप रे, 3 मेजर चैलेंजेस फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और ये एकदम 3 बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए। चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, अब पूरे इंडिया के बारे में बात करना भी अपने आप में एक बड़ा, बिकॉज जो एक रियलिटी आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगी वो आपको एक दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगी। बट मुझे जो सबसे बड़ा जो चैलेंज लगता है एजुकेशन सिस्टम पे वो ये है कि टीचर के पोटेंशियल को कैसे मैक्सिमाइज करा जाए। सो टीचर की कैपेसिटी डेवलप करने का हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर एक कॉमन कटिंग अक्रॉस है तो वो कहीं पर भी नहीं है। जो इन सर्विस टीचर सिस्टम और प्री सर्विस टीचर सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग सिस्टम, ये दोनों जो है वो बहुत वीक हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि हमें स्थापित करना है, तो जो पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि लागू होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि कैसे हम लोग इक्विटी स्थापित कर सकें। अभी भी बहुत डिफ्रेंसिएशन है। जैसे कोविड के दौरान में भी आपने देखा होगा कि वो ऑनलाइन सिस्टम एंड ऑफलाइन, तो बहुत जमाने बाद हम लोगों ने एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खाई जो थी वो भर दी थी कि अब ऑलमोस्ट 100% बच्चा एटलीस्ट इनरोल तो है, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो रिसीव हो रही है अलग अलग स्कूलों में वो बहुत वेरी करती है। तो वो इक्विटी जो है का मसला बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अक्रॉस द बोर्ड, मैं कोशिश करके वही चीज़ गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि अक्रॉस द कंट्री जो है वो लागू होती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है फंडिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि गवर्नमेंट्स अभी भी इसको अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ बहुत जगहों पे नहीं मानती हैं। तो जितना रिसोर्स चाहिए एक अच्छे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करके चलाने के लिए, उसका कमिटमेंट बहुत सजगता के साथ में नहीं हो रहा है। दिल्ली इज़ एन आउटलायर, पर उस पर जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली के पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से दिल्ली ये कर पाता है। ठीक है ना।
तो ये 3 मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। और दूसरा पार्ट आपका क्या था? इसमें मुझे लगता है कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि एजुकेशन अब जो पिछले सेंचुरीज में, जो आज से 20 साल 25 साल पहले तक का जो क्लासरूम मेथड था, उससे अब आगे बढ़ करके हमें सोचना होगा। बिकॉज अब एजुकेशन में, स्कूल में जो नॉलेज की मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई है। आज बच्चे को नॉलेज का सोर्स सिर्फ किताबें और उसके टीचर नहीं है, बहुत सारे और सोर्स हैं। तो बच्चों में कैसे हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशंस, जिसको बोलते हैं ना 21st सेंचुरी स्किल्स, हालांकि आई डोंट एग्री विद दिस नॉमेनक्लेचर ऑफ 24, ये तो हर सेंचुरी की रिक्वायरमेंट रही है, बट आज के दौर में कैसे हम इन चीज़ों पे बच्चे को विकसित कर सकें, ये स्कूल का फोकस होना चाहिए। हेलो सर। सर लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन। 3 लोगों के हाथ में माइक है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की जो अंतर की जो बात हो रही है, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने तरफ से बताए हैं, उसमें से मेरा एक सवाल ये है कि सरकारी स्कूल के जो संस्थापक है, मुख्याध्यापक है, उनसे लेकर के तो चपरासी तक, उनके खुद के बच्चे उस स्कूल में नहीं शिक्षा लेते, और प्राइवेट स्कूल में तो जिनके पास पैसा है, जो एबल टू, वो तो सभी ले रहे हैं। तो दिल्ली में भी ऐसी परिस्थितियां होगी, जब पहले का आपने भूतकाल दिखाया दिल्ली सरकारी स्कूल का और आज का वर्तमान दिखाया दिल्ली सरकारी स्कूल का, तो पहले के जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनके भी सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है, मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल है, उनके भी बच्चे कहीं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। क्या उनके परिणाम अभी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आए हैं क्या? अब ये तीनों सवाल ले लेते हैं ताकि फिर हम लोग क्लोज करेंगे। हाँ बताएं सर। कैन आई? या हेलो सर। Firstly, I am glad to have a conversation with you as an alumni of TISS. We share the same alma mater. Sir, आपने काफ़ी revolutionary काम दिल्ली में किया है, and I think Maharashtra government. So I want to mention this before I ask my questions. That Maharashtra government ने इससे inspiration लेना चाहिए, क्योंकि recently government ने decision I think लिया है that more than 60,000 government schools वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट कंपनीज को देने वाले हैं रन करने के लिए। सो आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ दी स्टेट्स इन इंडिया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इससे कुछ सीखना चाहिए। सेकेंडली सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने आपके पूरे स्पीच में कम्युनिटी लिंकेज पर काफ़ी फोकस किया, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिटी लिंकेज, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन एट्सेट्रा। सो गवर्नमेंट स्कूल्स में मेनली जो पेरेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, उनके पेरेंट्स इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं या फिर अदर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल में आए, मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। और सेकेंडली वो उतने अनफॉर्चुनेटली लिटरेट भी नहीं होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो ये चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया और इसके ऊपर आपने क्या रास्ता निकाला, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज सर, आपने मेंशन किया कि अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल ज्वाइन हुए, दैट इज़ ग्रेट, बट आई वांट टू नो कि इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ एनरोलमेंट ड्राइव करी थी या फिर ये नेचुरल भी हुआ है, नेचुरल ग्रोथ से वो वहाँ पर आए, अप्रोच हुए? सो दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू नो। एंड इन महाराष्ट्र ऑल्सो माई डिसर्टेशन वाज ऑन पब्लिक स्कूल्स इन कोपरगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो वन थिंग आई नोटिस्ड इज दैट द एनरोलमेंट नंबर इज डिक्लाइनिंग एवरी ईयर इन पब्लिक स्कूल्स। सो आपने वो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे लेके? ऑफ कोर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट देयर मस्ट बी समथिंग एल्स एज वेल which has influenced these parents to join and immediately वो भरोसा करे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे। That is something I want to know. Thank you. हो रहा है मतलब महात्मा गांधी के जो कुछ ये थे चैप्टर्स वो निकाल दिए गए, मुगलों का इतिहास निकाल दिया गया, चार्ल्स डार्विन के भी कुछ साइंस में से निकाल दिया गया, और हमारा ये सब कुछ अच्छा है ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। तो ये इस वजह से बच्चों के लॉजिकल थिंकिंग पे भी मतलब सवाल उठेगा ना कि मतलब जो हम वर्ल्ड पे देखते हैं कि सवाल पूछो संस्कृति है, वही हमारे यहाँ पे चुप बैठो संस्कृति डेवलप हो रही है, ऐसे सुना था। तो
उसमें कितनी सच्चाई है और उसके लिए हम बाहर से क्या काम कर सकते हैं। और सेकंड सवाल ये था कि मैं अभी रिसेंटली डॉक्टर अभय बंग से मिला था जो गांधी ने, तो उन्होंने कहा कि वो जिस स्कूल में सीखे थे तो नई तालीम से बनी हुई स्कूल थी गांधी जी के इस पे, और उनके साथ जितने बच्चे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी, मतलब एक भी बच्चे ऐसे ये नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ सबका। तो वो आगे पॉलिसी मतलब पहले गवर्नमेंट ने भी नहीं इम्प्लीमेंट की, तो क्या कर सकते हैं? थैंक यू सर। संकेत मनोज, पुणे। ठीक है। सो पहला जो आपका जो सवाल था कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बच्चे जो है वो आते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, ये आपको मैंने अपने प्रेजेंटेशन के शुरुआत में जो अपना पर्सनल तजुर्बा अपने फादर के साथ वाला बताया था, आम और ख़ास वाला, ये केवल ये चक्कर वो है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं बाय वे ऑफ सैलरी स्टेटस वो बहुत अपने आप को समाज के एक इलीट में पहुंच चुके रहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें वो सुविधाएं लेनी चाहिए जो आम लोगों के लिए, क्योंकि वो तो खास बन चुके हैं। तो ये माइंड सेट की बात है जो एक दिन में न बनता है न चेंज होता है। बट ये हम ज़रूर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने बच्चों को, जैसे कुछ टीचर्स ने वॉलंटरली हमारे यहाँ पे अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में मूव किया है, कुछ लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में करवाया हुआ है। और हमारे कुछ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हमने शुरू किए थे 2 साल पहले, मॉडल स्कूल नहीं, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। बिकॉज और ये मैं पिछला जन को जो जवाब दे रहा था कि आगे आने वाले समय में कैसे हम स्कूलों को देखें, उससे भी जुड़ा है। मैं ये बताना शेयर करना आपसे भूल गया था कि हम लोगों ने एक और प्रयोग किया कि जब सभी स्कूलों को ठीक ठाक कर दिया गया बेसिक सुविधाओं और सब चीज़ों से, तो ये सोचा कि अब आने वाले समय में हमारे स्कूलों का स्वरूप और क्या होना चाहिए, आगे आने वाले समय के लिए हम अपने बच्चों को और कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमने 4+1 5 तरीके के स्पेशलाइज्ड स्कूल स्थापित किए। आइडिया ये था कि 8वीं तक बच्चा पढ़ने के बाद 9वीं से डिपेंडिंग अपॉन दिस चाइल्ड्स एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट उसको हम स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर के जाएं। तो जो 4 हमारे स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं वो एक है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जिन बच्चों का इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है वो इस स्कूल में जाएं। दूसरा हमारा है ह्यूमैनिटीज़, जिनको सोशल साइंस उससे जुड़े हुए रिसर्चेज में इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ में जाएं। तीसरा हमने शुरू किया हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, कि आने वाले समय में किस प्रकार के जॉब्स और किस प्रकार की चीज़ें होंगी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन चीज़ों की पढ़ाई हम 9वीं से कैसे बच्चों के साथ में शुरू करें। और चौथा था परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, कि इसको एज अ फॉर्मल एजुकेशन हम लोग किस तरीके से करें। तो ये 4 प्रकार के स्कूल, और 5वां हमने एक आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल भी शुरू किया कि जो बच्चे आर्म फोर्सेस में एज ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहें उनकी हम ट्रेनिंग 9वीं से कैसे कर सकें। तो इन स्कूलों में आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास सिफारिशें एडमिशन कराने के लिए बड़ी बड़ी जगहों से आती हैं कि हमारे बच्चों का दाखिला इसमें कर दीजिए। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन अ गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम दैट पीपल हैव स्टार्टेड शोइंग। बट मास लेवल पर इसको मूव करके, बिकॉज बहुत जैसा मैंने कहा माइंडसेट की भी बात होती है, तो उसको परिवर्तन होने में भी टाइम लगेगा। बट ये जो 3 लाख लोग मूव करके प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं, उनमें से अलग अलग कारणों से हो सकता है, कुछ लोग फाइनेंशियल वजहों से आए हों, बट कुछ लोगों ने पॉजिटिव चॉइस भी ली हो कि नहीं जी अब तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ध्यान दिया जाता है तो हमें भेजना चाहिए। तो वो बहुत सारे कारणों से जो है वो लोग मूव करके इसमें आए हुए हैं। सो दैट वाज टू योर। दूसरा चीज़ जो आपने फिर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए जो बात कही, भाई आई एम नोबडी टू एडवाइज अ गवर्नमेंट ऑन दैट, बट ये जो आपका दूसरा पॉइंट था कि जो बच्चे, जो पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस या खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड इस प्रकार से नहीं होता कि वो बहुत एक्टिवली स्कूल के अफेयर में या कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके। ये एप्रीहेंशन सबका रहता है। जब हमने शुरुआत में एसएमसीज को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश की या मेगा पीटीएम ऑर्गेनाइज करने की बात कही, तो स्कूल सिस्टम की तरफ से यही पुशबैक आता था कि ये क्या बताएंगे, हमको पता है एजुकेशन कैसे होता है। तो हमने इसको दूसरे तरीके से कि स्कूल सिस्टम का ये उत्तरदायित्व है कि वो पेरेंट्स को भी एजुकेट करे कि आप जब घर, स्कूल तो बच्चा 6 घंटे 7 घंटे के लिए आएगा ना,
बाकी 18-17 घंटे कहाँ पे रहता है? तो स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी, ये 3 जगहें हैं जहाँ पे बच्चे का फुटप्रिंट आपको मिलेगा। तो इन तीनों के साथ में कैसे इंगेज हो सके, तो पेरेंट्स को भी आप पेरेंटिंग टिप्स कि आप कैसे अपने बच्चे को बताओ, आपने फॉलोअप कैसे करो, स्कूल से जाकर के बात कैसे करो, इस पर भी सेशंस जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है ना। और पेरेंट्स भी आकर के अपना फीडबैक स्कूल को, इवन द मोस्ट नॉन लिटरेट कैन ऑल्सो गिव फीडबैक कि भाई मेरा बच्चा आकर के स्कूल से ये चीज़ें करता है, इस तरीके का बिहेवियर दिखाई पड़ता है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो दैट प्रोसेस वर्क्स बोथ वे, पर इसमें इंगेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। और जो आपका दूसरा पार्ट था कि इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या कोई इनरोलमेंट ड्राइव वगैरह, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने नहीं कुछ किया था, कोई इनरोलमेंट ड्राइव नहीं। दिस ऑल हैपेंड बाय वर्ड ऑफ माउथ। एक चीज़ जो बड़ी प्रोएक्टिवली हमने की, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो देख सकता है, कि हमने वो संवाद की कड़ी जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली, जो भी चीज़ें होती थी उसको हम बहुत रेगुलरली न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, रेडियो चैनल्स के माध्यम से, टीवी एड्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते रहे कि ये हो रहा है जी, हमारे स्कूल बदल गए हैं। हमने ये नहीं कहा कि आ जाओ मेरे स्कूल में, पर हमने बताया कि अब हमारे स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर होता है, अब हमारे स्कूल में मेगा पीटीएम हो रही है। तो ये बहुत रेगुलर कम्युनिकेशन, बिकॉज ये जो परसेप्शन बना हुआ था कि स्कूल जी, सरकारी स्कूल खराब होते, किसने बनाया? ये भी तो किसी ने बताया ही होगा ना, कहीं पे जाकर के स्प्रेड हुआ है। तो हम अच्छी चीज़ को भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो जब आप अपनी चीज़ों के बारे में, अब जैसे रिजल्ट हमारा जब आता है तो हम तो पूरा एकदम ढोल मजीरा लेकर के बजा कर बताते हैं कि जी हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से आगे रहे। तो हर जगह पे सारी मास मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का इस्तेमाल करिए उसको बताने के लिए, लोग सुनेंगे, जानेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ, लेट मी ऑल्सो गो एंड ट्राई। तो वो सब चीज़ें जो है वो करी गई है। बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारी गवर्नमेंट्स बड़ी कंजर्वेटिव होती हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग देयर अचीवमेट, बट वी गो आउट एंड कम्युनिकेट अबाउट दैट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलेबस चेंज करने की जो बात आपने कही, आई थिंक इसमें 2 बातें हैं। जो एज पर राइट टू एजुकेशन, SCRTs are the academic authority to determine the curriculum up to grade 8. तो state can take the lead कि हमारे 8वीं तक के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी ग्रुप, एकेडमिक ग्रुप शुड इंगेज विद देम, कि एज अ रैंडम थॉट आप नहीं काट छांट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्फोसिस अब इस बात पे दिया जाना चाहिए कि कैसे हम बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने वाले कंपोनेंट्स को डालें, तो वो बच्चा खुद ही क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। तो आज आप उसको नहीं पढ़ाओगे कि हमारे हिस्ट्री के उन पार्ट्स को आप बेसिकली क्या है कि आप एक बच्चे, किसी भी चीज़, कोई भी घटना देश के इतिहास में या पूरे हुई है, सब कुछ हमेशा अच्छा ही तो नहीं होता है ना। एक हमारे पास नज़रिया होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज़ थी उसको हम पॉजिटिवली देखें, जो नेगेटिव चीज़ थी उससे हम सबक लें। दैट इज़ वाई वी लर्न हिस्ट्री, इट्स नॉट अबाउट पर्सनल ग्लोरिफिकेशन। तो ये चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ डालें, जैसे हमने अपने यहाँ पे सिटीजनशिप, देशभक्ति करिकुलम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो इसीलिए कि हम नहीं बताएंगे कि एक देशभक्त कौन होता है, बट आप डिस्कवर करो, आप एज अ सिटीजन क्या करना चाहोगे आप देश के लिए, उसको आप तय करो। तो बच्चा जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज आप डेवलप करोगे, और जैसा कि मैंने कहा कि मोनोपोली ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई है, वो बच्चा और सोर्सेज से भी चीज़ों को मालूमात करेगा और वो खुद ही क्वेश्चन करेगा। तो ये जो सेलेक्टिव अटेम्प्ट है ना कि इसको हटा दें, उसको डाल दें, इट इज़ नॉट गोइंग टू सक्सीड इफ़ वी एम्पावर अवर चिल्ड्रन। और ये मुझे लगता है कि ना लॉन्ग टर्म यही रास्ता है, ठीक है। थैंक यू।